नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और हम अध्ययन कर रहे थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। और इस वीडियो में हम जानेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले एलिमेंट्स के बारे में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य। बेलग्रेड शिखर सम्मेलन 1989 द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कुछ उद्देश्य स्वीकृत किए गए। उनमें से सबसे पहला था वर्चस्व की भावना पर आधारित पुरानी विश्व व्यवस्था के स्थान पर स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और सर्व कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करना। दूसरा है शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से शांति, निशस्त्रीकरण, विवाद समाधानों के प्रयासों को जारी रखना। तीसरा, विश्व की आर्थिक समस्याओं, विशेषकर असंतुलित आर्थिक विकास का प्रभावशाली और स्वीकार्य समाधान ढूंढना। चौथा है औपनिवेशिक या विदेशी वर्चस्व तथा विदेशी अधिग्रहण के अधीन रहने वाले सभी लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार और स्वतंत्रता का समर्थन करना। पांचवा है स्थायी और पर्यावरण की दृष्टि से ठोस विकास सुनिश्चित करना। छठा है मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देना और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और प्रभाव में मजबूती लाने के लिए सहयोग देना। संक्षेप में, शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष राज्यों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, नई विश्व व्यवस्था की स्थापना करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है। विदेश नीति के सिद्धांत के रूप में गुटनिरपेक्षता की उत्पत्ति तथा विकास में कुछ तत्वों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अंतर्गत हमारे सामने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एलिमेंट्स आते हैं। नेगेटिव एलिमेंट्स में सबसे पहला है शीत युद्ध का विरोध, यानी अपोजिशन टू कोल्ड वॉर। हम सभी जानते हैं कि शीत युद्ध ने पूरे विश्व में तनाव और वैमनस्य का वातावरण तैयार कर दिया था। ऐसी स्थिति में ये जो नव स्वतंत्र देश थे वो शीत युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को तो खतरा है ही, साथ ही साथ ये शीत युद्ध पूर्ण युद्ध में भी परिवर्तित हो सकता है, जिससे उनकी स्वतंत्रताएं सीमित होने का खतरा भी पैदा हो जाता है। इसलिए उन्होंने शीत युद्ध का विरोध किया और किसी भी पक्ष का समर्थन न करके स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने का फैसला किया। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने अपने समर्थकों या गुट के साथ राजनीतिक या सैनिक गठबंधन करना शुरू कर दिया था। नाटो, सीटो, सैंटो, वार्सा पैक्ट इसके उदाहरण हैं। शीत युद्ध के इन उपकरणों ने, इन गठबंधनों ने विश्व में क्रोध, अविश्वास और तनाव और भय का वातावरण पैदा किया। इसलिए गुटनिरपेक्ष राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और राज्यों की स्वतंत्रता को अहमियत देते हुए इन सैनिक गठबंधनों का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा राज्यों की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। गुटनिरपेक्ष राज्य लंबे समय तक यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त हुए थे, इसलिए स्वतंत्रता की अहमियत को समझते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी देश के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीतियों और उनके निर्णयों पर बाहरी नियंत्रण हो। इसलिए उन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया। इसके अलावा युद्ध के भय ने भी गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों का ये विश्वास था कि शीत युद्ध तथा किसी एक महाशक्ति की राजनीति में लिप्तता से युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ से आक्रमण का भय बन जाएगा।
इसलिए वो इस युद्ध के भय से दूर रहना चाहते थे और इसीलिए किसी भी महाशक्ति में वो संलग्न नहीं होना चाहते थे, लिप्त नहीं होना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। ये थे नेगेटिव एलिमेंट्स। पॉजिटिव एलिमेंट्स में सबसे पहला है स्वतंत्र विदेश नीति की इच्छा, यानी डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। नवोदित एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुटनिरपेक्षता को इसलिए अपनाया गया था क्योंकि इससे नए राष्ट्र अपना व्यक्तिगत अस्तित्व बनाए रख सकते थे। गुटनिरपेक्षता की नीति को उचित ठहराते हुए नेहरू जी ने एक बार कहा था कि हमें मामलों के गुणों के आधार पर मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वी मस्ट बी फ्री टू जज इश्यू ऑन देयर मेरिट्स। गुटबंदी का केवल एक अर्थ है स्वतंत्र मूल्यांकन तथा कार्य की स्वतंत्रता का त्याग। नए राज्य ऐसी स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। दूसरा एलिमेंट था राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय हित, नेशनलिज्म एंड नेशनल इंटरेस्ट। हर देश के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। सर्वोपरि जो राष्ट्रीय हित हैं उनमें सबसे पहला होता है अपने देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत जैसे नए राज्यों ने अपनी विदेश नीतियों को राष्ट्रीय हितों पर आधारित करने का अवसर प्राप्त किया। स्वतंत्रता से पहले जो नीतियां थी वो हमेशा साम्राज्यवादी शक्तियों के साम्राज्यवादी हितों पर आधारित होती थी। स्वतंत्रता के बाद हर नया राज्य अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को अपने अपने दृष्टिकोण और जीवन ढंग के अनुसार आकार देने के लिए स्वतंत्र था। गुटनिरपेक्ष देशों का मानना था कि शीत युद्ध या संधियों में शामिल होने से उनकी सुरक्षा की समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि किसी एक गुट में शामिल होने से दूसरा प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए भारत जैसे राष्ट्रों ने अपनी सुरक्षा और आंतरिक पुनर्निर्माण की समस्या के कारण गुटनिरपेक्षता को अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि उनका मानना था कि राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए यही सबसे अच्छा साधन है। नेक्स्ट एलिमेंट था आर्थिक विकास की आवश्यकता, यानी नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्राय सभी गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और अभी देखा जाए तो आज भी हैं, और उनके रहन सहन का स्तर भी नीचा है। अतः उनकी विदेश नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि उनका त्वरित आर्थिक विकास किस तरह से किया जाए, क्योंकि इसके लिए उनके पास ना तो पूंजी थी ना ही तकनीकी कौशल, और इसलिए उन्होंने ऐसी नीति को अपनाना चाहते थे जिसमें जहाँ जो चीज़ उनको ज़रूरत हो वो उसको मिल जाए बिना कोई शर्त रखे। इसलिए उन्होंने किसी भी गुट में सम्मिलित न होने का मार्ग अपनाया। उन्हें लगा कि यदि वे किसी भी एक गुट में सम्मिलित हो गए तो उनकी आर्थिक सहायता प्राप्त करने का क्षेत्र सीमित हो जाएगा। गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण उन्हें एक तरफ साम्यवादी तथा दूसरी तरफ गैर साम्यवादी पूर्व और पश्चिम दोनों प्रकार के राष्ट्रों से आर्थिक सहायता मिल सकती थी। सभी विकसित देशों से सहायता पाने की भावना ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए सुदृढ़ आधार प्रस्तुत किया। गुटनिरपेक्षता को स्वीकार करने में एक अन्य सकारात्मक कारण शांति तथा शांतिपूर्ण साधनों के मूलभूत मूल्यों को स्वीकार करना है। शीत युद्ध विश्व शांति के लिए खतरा था। दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु शस्त्रों की दौड़ से स्थिति और अधिक बिगड़ गई और विश्व में विध्वंसकारी युद्ध की संभावनाएं भी बढ़ गई। नव स्वतंत्र देश इससे बहुत आशंकित थे और इसलिए विश्व में तनावों को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने शांति तथा शांतिपूर्ण साधनों के प्रति अपना विश्वास जताया। गुटनिरपेक्षता अपनाने के एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि नए राज्य अपने आप को शीत युद्ध में लिप्त किए बगैर तथा राष्ट्रीय हितों को कठिनाई में डाले बिना विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का
विशेषतः विश्व शांति तथा सुरक्षा के प्रति, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जातिवाद की समाप्ति के प्रति, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रति, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का पता चला। वे अपने इन उत्तरदायित्वों से नहीं मुंह मोड़ना चाहते थे और न ही अलगाववाद को अपनाना चाहते थे। इसके लिए कार्य करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स से बाहर रहने की आवश्यकता थी। वे कैंप अनुयायी नहीं बनना चाहते थे। अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को बनाए रखने की अभिलाषा ने उन्हें गुटनिरपेक्षता की ओर अग्रसर किया। इस तरह से गुटनिरपेक्षता की अवधारणा नकारात्मक तथा सकारात्मक तत्वों का सुव्यवस्थित मिश्रण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।